हाँ जी, अगर आप भी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं जो कनाडा पढ़ने की आने की सोच रहे हैं, आने वाले हैं या बिल्कुल पहुंच चुके हैं सितंबर इनटेक के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जब यहाँ पे आता है तो आपको एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ों को आते ही प्रायोरिटी पे करना है ताकि आपकी ज़िंदगी यहाँ पे थोड़ी आसान हो जाए स्टार्टिंग में, और क्या चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी, उन बातों से, ऐसी सोच से, उन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है ताकि आप भी सुखी रहें, पीछे बैठे आपके माँ बाप भी सुखी रहें, उनको भी कोई स्ट्रेस ना हो और आपका जीवन आराम से बीते, जिस जीवन की शुरुआत एक नए की करने के लिए आप इतनी दूर से उठ के यहाँ कनाडा में आए हो। तो भाई फिर अब देर किस बात की है, चलो आज की दुकान खोलते हैं। लेकिन दुकान खोलने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वो क्या बोलते हैं घंटी वाला आइकन और वो सब नहीं किया है, तो वो सब जो करते हैं ना लोग यूट्यूब पे, यार देखो वो पहले कर लो, उसके बाद हम सारी बातें करेंगे भाई। हाँ जी, कर लिया सब्सक्राइब, बेल आइकन, ये वो सब कर लिया। दूसरे वीडियोस बाद में देख लेना। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे अगर हो तो आलसी आत्मा का चैनल वहाँ पे देख लेना, अलग टाइप की वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में जैसा कि मैंने कहा था, हम बात कर रहे हैं स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ आने वाले हैं, आ चुके हैं, या फिर बहुत ही जल्दी लैंड करने वाले हैं, या अगले साल भी आप आने की सोच रहे, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आपकी ज़िंदगी यहाँ पे अच्छी बनी रहे, फालतू के चक्करों में आप ना पड़ो और एक अच्छे बच्चे की तरह यहाँ पे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो, एक अच्छे फ्यूचर की तरफ। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे एक सोशल इंश्योरेंस नंबर या कि SIN यानी कि सिन नंबर होता है। ये नंबर आपको चाहिए होता है अगर आपको लीगल तरीके से काम करना है और पेमेंट चाहिए किसी भी तरीके की, क्योंकि बिना सिन नंबर के अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी बंदा यहाँ पे किसी भी जगह पे कैश पे जॉब करता है तो वो मानी जाती है टैक्स चोरी, वो माना जाता है इलीगल काम, वो अलाउड नहीं है। हाँ, मुझे पता है आप बोलोगे कि हर इंटरनेशनल स्टूडेंट दूसरा यहाँ पे अंडर द टेबल कैश जॉब दुकानों में, रेस्टोरेंटों में, पेट्रोल पंप पे कहीं ना कहीं तो कर रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? देखो बाबू, बुराई का तो मुझे पता नहीं, लेकिन कानून की नज़रों में कनाडा जैसे देशों के अंदर ये काम होता है इलीगल। ये काम कैनेडियन लॉ के अंदर ऐसे इलीगल माना जाता है, और अगर आप ये करते हो तो आप एक क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हो, और आप हो सिर्फ एक स्टूडेंट वीज़ा पे जो इनको रद्द करते और आपको वापस डिपोर्ट करते 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो अब ये सोचना कि मेरे को पैसे चाहिए क्योंकि मेरे को घर में पैसे भेजने, अपना स्टूडेंट लोन चुकाना है, यहाँ पे अपने शौक पूरे करने हैं, उसके लिए मैं जो भी 20-40 घंटे अलाउड है वीज़ा पे, उसके अलावा थोड़ा सा कैश कर लेता हूँ, कौन चेक करने आ रहा है? अब ये मोरालिटी का इशू है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप यहाँ किस तैयारी से आए थे, आपके पास कितने पैसे थे, आप कितना बड़ा फाइनेंशियल रिस्क लेके इंडिया से आए हो, या आपके वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ आपको अलाउ करते हैं, या ये जानते हुए भी कि ये काम इलीगल है, आप इतना बड़ा रिस्क लेने को रेडी हो कि आपकी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। ये डिसीजन मैं आपकी फाइन सेंस ऑफ जजमेंट पे छोड़ूंगा। सभी यहाँ पे एडल्ट हैं जो पढ़ने आ रहे हैं, तो मेरा कोई बताने का मतलब नहीं है, लेकिन ये आप सोच समझ के करें, जो भी करें, सिन नंबर जो है वो यहाँ पे लीगली चाहिए ही चाहिए। और अगर सिन नंबर की बात हो ही रही है तो ये है एक प्रो टिप कि अगर आप यहाँ पे लैंड करते हैं टोरंटो, वैंकूवर वगैरह पे, कहीं पे एयरपोर्ट पे अभी भी होना चाहिए, पहले तो ये होता था कि मंडे टू फ्राइडे के बीच अगर आप लैंड कर रहे हैं तो वहाँ पे एक काउंटर होता है। जब आप इमिग्रेशन क्रॉस कर लेंगे, आपका सारा पेपर वर्क पूरा हो जाएगा, वहाँ पे एक सिन नंबर का काउंटर लगा होगा, छोटा सा कियोस्क लगा होगा, उनसे आप बात कर सकते हैं और आपको सिन नंबर बेसिकली एक प्रिंट आउट देते हैं। वो इस नंबर को बहुत ही अच्छे से संभाल के रखना है, ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करना है। ये आपको उस काउंटर से प्रिंट आउट मिल जाएगा। अगर ये सर्विस अभी भी अवेलेबल है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे कनाडा के, आई थिंक मंडे टू फ्राइडे के बीच ही होता है, वीकेंड्स पे ये सर्विस अवेलेबल नहीं होती है। तो ये आपका बहुत बड़ी एक हेडेक बचा देगा कि आप सिन नंबर लेने के लिए फिर अप्लाई कर रहे हैं, सर्विस कनाडा के दफ्तर में जा रहे हैं और वो सब चक्कर लगा रहे हैं। तो ये अगर आप हो सके तो एयरपोर्ट पर ज़रूर चेक करें और अपना सिन नंबर वहीं से लेके एयरपोर्ट से बाहर निकलें। जैसा कि आपने सुना होगा, अभी अभी मैंने बोला कि सिन नंबर ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करना है। जी हाँ, ये नंबर बहुत ही संभाल के रखना है, ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करना है। इस नंबर की वजह से बहुत बड़े बड़े बाबू स्कैम हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा, या जब तक पता चलेगा तब तक आपका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होगा। तो ये नंबर आप दे सकते हैं अपने एम्प्लॉयर को, अपने कॉलेजेस को, या जहाँ पे भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जैसे कि बैंक को। अगर कोई आपको कह रहा है कि मैं एक एजेंसी हूँ जो मैं आपकी जॉब लगा सकता हूँ, मुझे सिन नंबर दे दो, बहुत सोच समझ के ये कदम लेना है।
अगर कोई आपको कह रहा है कि वो आपको किसी चीज़ पे कोई अच्छी डील दिला देंगे, अपनी सारी डिटेल शेयर करो सिन नंबर के इंक्लूड, ये आपको नहीं करना है। और यहाँ तक कि जब आप घर देखने जाते हो तो रेंटल एप्लीकेशन पे सिन नंबर का कॉलम है, बट आपको ये नहीं देना है। कोई भी प्रोफेशनल रियल्टर, मैं भी एक प्रोफेशनल रियल्टर हूँ, कोई भी ये रिकमेंड नहीं करता कि रेंटल एप्लीकेशन पे सिन नंबर या आपकी बैंकिंग डिटेल्स जाएं। तो इस बात का ध्यान रखना है। आप उनको मना कर सकते हो, हम अपने बैंक की अकाउंट की डिटेल्स या SIN सिन नंबर आपको नहीं देंगे। चलो जी, सिन नंबर हो गया। अब दूसरा क्या बनाना है, आपको बनानी है एक लोकल ID। लोकल ID में सबसे पहले लोगों के दिमाग में क्या आता है, ड्राइवर्स लाइसेंस। लेकिन बाबू, ड्राइवर्स लाइसेंस बनाना यहाँ पे इतना आसान नहीं है। 2-3 बातें इसमें हमें देखनी पड़ेंगी। पहली बात कि आप इंडिया से आते हो, भले ही आपको वहाँ पे गाड़ी चलाने का 10 साल का एक्सपीरियंस हो, यहाँ पे चलती है उल्टी साइड गाड़ी, तो उसके लिए आपको क्लासेस लेनी ही पड़ेंगी। और सब लोग ऑनेस्ट नहीं होते, काफ़ी लोग ऑनेस्ट है, लेकिन अब ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर्स भी सोचते हैं कि यार नया नया बकरा आया है इंडिया से उठ के इंटरनेशनल, इसको क्या ही पता है, इसको तो हम ड्राइविंग क्लासेस जो इसको 6-8 क्लासेस में काम हो जाएगा, इसको 15 से 20 क्लासेस देंगे और अच्छे से अपना माल बनाएंगे और इस बकरे को हम अच्छे से तबीयत से हलाल करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस बनाना एक तो मुश्किल है, दूसरा ऊपर से बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो आपको अगर इमीडिएटली कोई ID चाहिए तो आप सर्विस ओंटारियो, सर्विस कनाडा नहीं, सर्विस ओंटारियो में जाके ओंटारियो ID बनवा सकते हैं। तो आने से पहले भी आप ये रिसर्च कर सकते हैं सर्विस ओंटारियो की वेबसाइट पे, ChatGPT पे, कहीं पे भी जाके कि आप ओंटारियो में अगर आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, या वैंकूवर में जा रहे हैं BC में, तो वहाँ पे क्या आप ID बना सकते हैं अगर आपको ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं बनवाना है। आई एम 100% श्योर बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तीसरी चीज़ सबसे बड़ी है, सबसे प्यारी, एकोमोडेशन। एज अ स्टूडेंट आपको किस टाइप की एकोमोडेशन ढूंढनी चाहिए, ये सवाल तो सबके मन में आता है। आने से पहले इतना दिमाग का दही हो गया होता है कि भाई कैसे एकोमोडेशन मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ये कितनी दूर पड़ता है, क्या मुझे बस करनी पड़ेगी, बर्फ़ों में मैं कैसे जाऊँगा, गाड़ी में लेना नहीं चाहता, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो भाई एकोमोडेशन का तो ऐसा है, आपने सुना होगा, हज़ारों यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा, या आपने दोस्तों से भी सुना होगा यहाँ पे जो आ चुके हैं, कि बेसमेंट में सारे स्टूडेंट्स घुस जाते हैं। मैं आपको एक पर्सनल ओपिनियन दूं, अगर उतने ही पैसों में आपको कोई घर मिल रहा है, टाउन होम भी हो 3 बेडरूम का, ठीक है, छोटा टाउन होम 3 बेडरूम का, 2 फुल वॉशरूम का, वो आप 5-6 जने अगर शेयर कर रहे हो तो आप उसको प्रेफर करना। अगर तो महीने का $50 का ही फ़र्क आ रहा है पर मंथ आपको अपने हिस्से में रेंट के, तो प्लीज़ उसको प्रेफर करना, क्योंकि बेसमेंट हो सकता है नहीं, 100% आपको टाउन होम से मोस्टली केसेस में सस्ती पड़ेगी। लेकिन अभी तो धूप निकली हुई है, मज़ा आ रहा है, लेकिन जब पड़ेगी बर्फ़ और बेसमेंट की खिड़कियां हो जाएंगी बर्फ़ से कवर, और नीचे जो बेसमेंट है वो देख रहे हो, बेसमेंट अंडरग्राउंड मोस्टली होती हैं, तो जो वो ठंडी होएंगी, जो आपकी कुल्फ़ी बन जाएगी ना, और आपको डिप्रेशन हो जाएगा, बाहर जा नहीं सकते, इतनी बर्फ़ पड़ी है, आप नए नए इंडिया से आए हो, इतनी ठंड आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी होगी मेरे ख्याल से, तो हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हो सके बेसमेंट तो पूरी तरह अवॉइड करें। हाँ, अगर आपका बजट बेसमेंट के लिए अलाउ करता है तो नथिंग रॉन्ग विद इट, ज़्यादा मत सोचना, फिर बेसमेंट में चले जाओ। लेकिन अगर आपके बजट में थोड़ी सी भी, इतू सी भी गुंजाइश है, तो आप बाहर यानी कि ऊपर टाउन होम डिटैच में शेयरिंग में रहना अपनी फर्स्ट चॉइस रखना। मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया है कि जब आप नए नए यहाँ पे आते हो, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, आप इन्फ्लुएंस होते हो ब्रांड से, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता तो कोई महंगा ब्रांड यानी कि कोलंबिया और ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है, कनाडा गूज, कोलंबिया, नॉर्थ फेस, ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको वॉलमार्ट पे भी जैकेट गर्म मिल जाएगी, फ़र्क इतनी कि वो थोड़ी भारी होगी। अगर वॉलमार्ट आपको बहुत ही ऐसा लग रहा है कि यार भारी जैकेट है बहुत, ये तो आप एक बार माउंटेन वेयरहाउस नाम की कंपनी है वो चेक कर सकते हो, या फिर कॉस्को की मेंबरशिप अगर आप में से कोई ले ले 4-5 जनों में से, तो आप उसको शेयर कर सकते हो और वहाँ जाके कुछ ऑप्शंस देख सकते हो। वरना मेरे हिसाब से आपको माउंटेन वेयरहाउस पे एक जैकेट ठीक ठाक मिल जाएगी। तो आप एडी बॉयर भी चेक कर सकते हो, एडी बॉयर पे भी मेरे को लगता है आपको 200-250 के अंदर एक अच्छी खासी जैकेट मिल जाएगी। ज़्यादा बड़े ब्रांड्स के पीछे जाके $800-800 की जैकेट्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रस्ट मी, आपके पैसे वेस्ट होंगे। हाँ, अगर आप स्टूडेंट लोन नहीं है, आप बहुत अमीर बाप के बेटे हो या बेटी हो, तो बात अलग है, आप जो मर्जी करो भाई, मुझे क्या, आपके पैसे थोड़ा मेरे पास भी भेज देना। और जो जैकेट वाला लॉजिक है वही जूतों वाला लॉजिक है। जूतों में आपको मैं बता दूं कि आपने ये ध्यान रखना है कि वो पूरे वाटरप्रूफ हों। कई जूतों पे वाटरप्रूफ लिखा होता है लेकिन वो कट जाता है भाई नए लोगों का, क्योंकि वो सिर्फ सोल वाटरप्रूफ होती है, और जब 2-2.5 फुट बर्फ़ में आप चल के जा रहे हो तो ऊपर तक जूता पूरा भीग जाएगा, आपकी सॉक्स भीग जाएगी, आप बीमार हो जाओगे, डॉक्टर का खर्चा होगा, दवाई का खर्चा। इससे अच्छा एक
वाटरप्रूफ अच्छा जूता ले सकते हो। अगेन बहुत महंगा जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ढंग से ढूंढोगे, सेल वगैरह पे जाके कुछ करोगे, तो एक बहुत ही अच्छा विंटर बूट विद इन $150 आपको मिल जाना चाहिए, बहुत ही बढ़िया वाला। और एक टिप दूँ, जब जूते ले रहे हो ना तो कोशिश करना लेसिस वाले ना हो, क्योंकि यहाँ पे जब आप किसी के घर जाते हो या कहीं भी जाते हो आपको जूते उतारने पड़ते हैं। भाई बार बार लेसिस उतारोगे, बार बार लेसिस बांधोगे, आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। कोशिश करना स्लिप इन शूज़ हो, स्नो बूट, या फिर वो जिप वाला हो। लेसिस वाला जहाँ तक हो सके प्लीज़ अवॉइड करना। लेकिन आपको अगर स्टाइल बहुत पसंद आ रहा है एंड यू आर ओके विद इट, देन यू आर ओके विद इट। इंडिया से जो आप जैकेट्स लेके आते हो वो चल जाएगी, वो आपके अक्टूबर के महीने में चल जाएगी। इनफैक्ट अगर आप अंदर टी शर्ट पहन रहे हो, फ्लीस पहन रहे हो और इंडिया वाली जैकेट पहन रहे हो तो भी चल जाएगा। लेकिन स्नो जैकेट आपको चाहिए। मैं ये बोलूँगा कि नवंबर से लेकर मार्च तक तो आपको स्नो जैकेट लगेगी, स्नो बूट लगेंगे, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। बाकी इंडिया से भी अगर आप कपड़े ला रहे हो तो ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं चलेंगे। आप लाओ, स्वेटर लाओ, फ्लीस लाओ, जैकेट लाओ, सारा खेल है लेयरिंग का, तो लेयरिंग आप करोगे वो भी चलेंगी यहाँ पे। जब शॉपिंग की बात हो रही है तो एक बात बताऊं भाई, यहाँ पे ना आईफोन इंडिया में कितना महंगा पड़ता है। यहाँ पे ना बहुत ज़बरदस्त डील्स लगती हैं आईफोन पे कि आप 2 साल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट ले लो, एग्जांपल रॉजर्स के साथ, हर महीने आपको 20 30 $40 ही देने हैं। ऐसी किलर डील्स लगती है, पता है। लोग है ना आते ही बिल्कुल नहीं पड़ना है इन चक्रों में। इन्हीं चक्रों में तो आदमी फंसता है। ये डील ले ली, $20-30 होते ही क्या है भाई। ये $20-30 का लोन जो है ना, ये आपकी जान को आफत बन जाएगा। बिल्कुल नहीं लेना है, ऐसी डील्स में नहीं फंसना है। जो आप इंडिया से लेके आए हो अपना फ़ोन, उसको यूज़ करो, उसमें क्या बुराई है। अगर ड्यूअल सिम है तो बहुत बढ़िया। बस यही देखा देखी में जो फंसोगे ना, अरे इतने की ईएमआई बन रही है, फ़ोन ले लेता हूँ, गाड़ी ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, भाई इसी चक्रव्यूह में रह जाओगे। पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी और किस्तें ही भरते रह जाओगे। भाई याद रखो, ईएमआई भरने नहीं आई हो आईफोन की यहाँ पे। आप यहाँ पे स्टूडेंट लोन लेके आए हो, माँ बाप के पैसे चुकाने हैं, बैंक के पैसे चुकाने हैं, आगे वर्क परमिट की तरफ ध्यान देना है, पीआर लेनी है और फिर सिटीजन बनना है, कि यहाँ आते ही आईफोन लेके इंडिया वाले दोस्तों को शो ऑफ करने की। देखो भाई, तेरे भाई ने तो पहुँचते ही आईफोन ले लिया, लैंड होती एयरपोर्ट से निकलता ही। लेकिन अगेन, अगर आपके पेरेंट्स ने इतने पैसों के साथ आपको भेजा है कि आपके पास कोई लोन भी नहीं है, आप करोड़पति हो और आप आते ही मर्सिडीज़ भी ले रहे हो, BMW भी ले रहे हो और आईफोन भी ले रहे हो, तो लो, लेकिन फिर थोड़ा पैसा मेरे बैंक अकाउंट में ही भेज देना। और अब हम करेंगे सबसे ज़रूरी बात, जिसके लिए आजकल इंडियंस बहुत फेमस हो रहे हैं कनाडा के अंदर, और हमारे अपने कर्मों की वजह से इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका है। हाँ, ये जो हरकतें हैं, सड़कों पे जाके नाचना, गाने बजाने, रूल्स तोड़ने, दूसरों से बहस करना, नाचना, गाना, गंद फैलाना हर जगह की चलता है, ये नहीं चलता है बाबू। प्लीज़ ऐसे अपने साथियों से कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ भी आप आ रहे हो, बच के रहें, जो कि चौड़े में रहते हैं कि हम तो इंडिया से आए हैं, हम तो कहर मचा देंगे कनाडा में, इसको भी इंडिया बना देंगे, सड़कों पे नाचेंगे, गोरियों को बिकनी में घूरेंगे, बीच पे जाके गर्मियों में उनसे उल्टी सीधी बातें करेंगे, सीटों पे पैर रख के बैठेंगे, तेज तेज गाने बजाएंगे, फ़ोन पे चिल्ला चिल्ला के बसों ट्रेनों में बात कर। नहीं, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ कि प्लीज़ ऐसी संगति से दूर रहें और ख़ुद भी ऐसी कोई हरकतें ना करें। और स्पेशली इन सब में सबसे ख़राब बात यह है कि अगर आपका पढ़ाई करने के बाद वर्क परमिट नहीं लग रहा है तो कोई आपको वर्क परमिट बेचने की कोशिश कर रहा है, आप मज़दूर स्लेव बन जाओगे। ऐसा बिल्कुल मत करना। और अगर कोई आपको कहता है कि अरे चलो हम वीज़ा लगवा लेंगे, सब हो जाएगा, असाइलम सीख कर देते हैं, रेफ्यूजी स्टेटस ले लेते हैं, भैया काम नहीं बन रहा है। इंडिया जाओ, ज़िंदगी बनाओ, मौका लगा तो वापस आओ, नहीं तो वहीं पर रहो। लेकिन किसी भी उल्टे काम में प्लीज़ मत पढ़ना। आपका रिकॉर्ड ज़िंदगी भर के लिए कनाडा की बुक्स में और इंटरनेशनल बुक्स में, कंट्रीज़ की बुक्स में ख़राब होने का पूरा चांस है। सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात मैं सभी बच्चों से बोलूँगा जो यहाँ आ रहे हैं, कि स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना। आपने देखा होगा बहुत न्यूज़ आती हैं कि कितने ही स्टूडेंट्स इंटरनेशनल जो कि हैं सुसाइड से उनकी डेथ हो गई। भाई किस बात का स्ट्रेस ले रहे हो? वर्क परमिट नहीं लग रहा, इंडिया वापस जाना पड़ेगा, इतना बैंक का लोन कौन देगा, इस बात का स्ट्रेस है। पता नहीं कल को क्या होगा, यहाँ पे गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, ये हो गया, इस बात का स्ट्रेस है। दुनिया की नज़रों में देखा जाए तो कुछ नहीं कर पाए हैं और वापस जा रहे हो, क्या इस बात का स्ट्रेस है? भाई स्ट्रेस लेके होगा क्या? जो सिचुएशन चल रही है वो तो चल ही रही है, ऊपर से होगा क्या स्ट्रेस लेके आप अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हो, या खुदा ना खास्ता आपकी डेथ हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो अलग से आपका घर वालों का अपना। नहीं तो घर वालों का सोचो। ये सब स्ट्रेस लेके सुसाइड करना, हार्ट अटैक आ जाना, ये सब बेकार की बातें हैं। क्या होगा मैं कहता हूँ,
इंडिया वापस चले जाओगे, बैंक की किस्तें बंद जाएंगी, कोई बात नहीं। इन दी एंड कोई भी स्ट्रेस इतना बड़ा है ही नहीं दुनिया में जो आपकी ज़िंदगी ले ले। ये गारंटीड बात है कि कोई भी स्ट्रेस कितना ही बड़ा हो, विद टाइम वो चला ही जाता है। ये 100% गारंटी के साथ मैं आपको बोल सकता हूँ। तो इसलिए भैया, जिस एक्साइटमेंट से आप यहाँ आए हो, जिस एक्साइटमेंट से आने की सोच रहे हो, जिस जोश से, कुछ नहीं भी बना, पढ़ाई खत्म करके इंडिया जाके नौकरी कर ली, कोई बात नहीं, फिर दोबारा ट्राई कर लेंगे। यहाँ का नहीं तो दुबई का कर लेंगे, दुबई का नहीं तो ऑस्ट्रेलिया का कर लेंगे, कुछ ना कुछ, नहीं तो इंडिया में ज़िंदगी बन जाएगी। स्ट्रेस नहीं लेना भैया, मस्त रहो। जिस जोश से आए थे, अगर वापस जाना पड़ेगा तो उसी जोश से वापस जाओ, क्योंकि जो होता है ना ज़िंदगी में, वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। ये आपको अभी नहीं, बाद में समझ आएगा, मानो मेरी बात। तो देखो, बस इतनी प्यारी प्यारी सी बातें थी, 4-5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट है स्पेसिफिकली जिस पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, जिसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो, जिसको आप डिस्कस करना चाहते हो, फटाफट भाई कमेंट में मार दो और भाई आपका वीडियो बना देगा उस पर। तो भाई, जो जो कनाडा आ रहा है, आने वाला है या आ चुका है रिसेंटली, ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, लेकिन उससे पहले ये घंटी बंटी बजा दो, सब्सक्राइब वगैरह जो है ये सब कर दो, फिर मिलेंगे। और लेकिन तब तक के लिए, वेलकम टू कनाडा।